हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री से हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स को जानने का प्रयास किया है। इसी कोशिश में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा भाग है, यानी कि आप पूरी हिस्ट्री में आप उठा लीजिए, आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखकर समझकर चलना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखते हैं हिस्ट्री में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का भाग है, वहाँ से आपके ज़्यादातर फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री भी पूछी जाती है, लेकिन उसका जो परसेंटेज होता है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की तुलना में वो थोड़ा कम होता है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक फैक्ट्स को, एक एक पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे। इसी को अच्छे से कवर करने के लिए, यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, या फिर समीक्षा अधिकारी बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर हमने आपकी स्पेक्ट्रम सीरीज़ नाम से एक सीरीज़ आपकी निकाली हुई है। ठीक है, उस पर आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक स्पेक्ट्रम, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं, तो जितने भी फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर उन सभी फैक्ट्स को कवर करने का हमने प्रयास किया है। और उन सभी फैक्ट्स को एक एक करके हम देखते चलेंगे। तो स्पेक्ट्रम सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। और उन सब की शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है। ठीक है, उन सभी को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं। और बिलीव मी, आपके एक एक फैक्ट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपको एक एक फैक्ट याद हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की भी आपका वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ब्रिटिश काल के प्रमुख कानून। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ कानूनों को देखेंगे, उनसे उन्हें शॉर्ट ट्रिक या उन्हें कोरिलेट करके हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है आपका नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून। नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून कब आया था? 1795 में, यानी कि 1795 में। किस गवर्नर या वायसराय के समय में आया था? जॉन शोर के समय। अब इसे कैसे याद करना है? देखिए, सबसे पहले तो नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए और इसे साधारण हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए प्रयास किसने किया था? जॉन शोर ने किया था। अब इसे कैसे याद करेंगे? अब आप देखिए, नवजात कन्याओं की जब नवजात कन्याओं की हत्या हो रही है, तो कोई उसके लिए शोर थोड़ा ना करेगा। वो तो ऐसे मुद्दे कहीं कोई उठाता है, ऐसे मुद्दों को आसानी से दबा दिया जाता है ना। तो ऐसे मुद्दों पर, यानी कि नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी जो भी कानून बना, उस पर कोई ज़्यादा शोर नहीं मचाता है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जॉन शोर, है ना, इनके समय में ये आया था। देखिए, ट्रिक या फिर तरीका फनी हो सकता है मे बी, बट आपका जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है और आपके एग्ज़ाम को क्लियर करना है। है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या है। बाल हत्या निरोधक कानून। बाल हत्या निरोधक कानून कब का है? 1802 का है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था। बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक लगाई गई थी। ठीक, बाल हत्या कानून क्या कहता है? निरोधक कानून, कि बंगाल के लोगों द्वारा गंगा और समुद्र के संगम में नवजात जो शिशु है उनको फेंका जाता था, उन पर रोक लगाई थी। किसने? वेलेजली ने इस पर कानून बनाया था। वेलेजली के समय की बात है ये। अब इसे कैसे याद करना है? बाल हत्या, तो बाल और बेल, ऐसे आपको याद रखना है, बाल हत्या या बेल। या फिर हत्या, हत्या कैसे करते हैं? जलाकर, मार कर, तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं ना, बाल हत्या, जली, वेली जली, या फिर बाल और बेल, ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। और 1802 इसका ईयर आपको याद रखना है। उसके बाद
सती प्रथा निषेध कानून ये कब का है? 1829 का है, विलियम बेंटिक का है। अब देखिए, सबसे पहले तो सती प्रथा निषेध कानून जो है इसे कैसे याद करना है? तो जो सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई गई थी, इसे याद करने का तरीका है, जब सती प्रथा यानी कि महिलाओं को सती कर दिया जाता था ना, सती हो जाती थी वो, तो पति की मृत्यु के बाद वो महिलाएं सती हो जाती थी। अब होता क्या है कि जैसे किसी महिला, अब इस पर जब रोक लगाई गई, ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे हम, जब इस पर रोक लगाई गई तो बैंड बजा दिया गया, पूरे उसमें बैंड बजा दिया गया कि मतलब सती प्रथा पर अब कानून बन गया है, इसे रोक दिया गया। तो बैंड से बैंटिक आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं। सती प्रथा का निषेध जो कानून है ये विलियम बेंटिक के टाइम का, 1829 का, लेकिन इसको जो समाप्त किया गया था वो राजा राममोहन के प्रयासों के माध्यम से इसको समाप्त किया गया था। और इसमें एक और फैक्ट आपसे पूछता है तो वो नियम नंबर 17 के तहत आपसे पूछा जाएगा, किस नियम के तहत सती प्रथा निषेध कानून लाया गया था? तो नियम नंबर 17 के तहत सती प्रथा निषेध कानून को लागू किया गया था, ठीक। और 1830 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो सती प्रथा निषेध कानून किसके समय का है? विलियम बेंटिक ने इस कानून को लागू करवाया। अब बात करते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये कब का है? ये है 1856 का। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को याद करना हमारा मोटिव है, उसके पीछे हमारी कोई भी, है ना, कोई भी हमारा वैसा मोटिव नहीं है कि हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है या हमें किसी के बारे में गलत बोलना है। यहाँ पर बात हो रही है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की। देखिए, जब पहले के समय में महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनकी स्थिति क्या होती थी? वो डल सी मुरझाई हुई, मतलब उनके आगे का जीवन का कोई सहारा नहीं होता था ना, वो उनका जीवन बहुत ही उदासी में कट जाता था, यानी वो बहुत ही डल महसूस करती थी अपने आप को, ठीक, बहुत ही लो फील करती थी। यहाँ पे क्या दिया है? डलहौजी, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करने के मतलब तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले के समय में क्या आता था, जब महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो विधवा, तो वो क्या होती थी? बहुत ही डल हो जाती थी, यानी कि अब उनके जीवन का आगे कोई सहारा नहीं होता था। तो उस पर एक कानून लाया गया, है ना, हिंदू विधवा। अब इनका पुनर्विवाह, दोबारा से इनका विवाह किया जाएगा। तो जब वो इतनी डल रहती थी, अब उनके आगे जीवन का रास्ता मिल गया, है ना। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय का है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, 1856। ये आपको याद रखना है कि मतलब इनके माध्यम से ये अधिनियम लाया गया था। सम्मति आयु अधिनियम, ठीक, सम्मति आयु अधिनियम कब का है? 1891 का। ये किसके समय का है? लेंस डाउन के समय का है। चलिए देखते हैं इस पर क्या बात है। ये लेंस डाउन के समय का है। इसमें 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगाई गई थी, ठीक। 12 वर्ष से कम आयु, सम्मति, 12 वर्ष से कम आयु पर रोक लगाई गई थी, मतलब उसे 12 वर्ष से कम में किसी का भी विवाह होगा तो उस पर रोक लगाई गई थी, वो लॉर्ड लेंस डाउन का था। तो इसे आपको याद रखना है। देखिए, कुछ चीज़ें हम एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं, है ना। देखिए, सम्मति, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, सम्मति, समान मति से हमने उसे डाउन कर दिया इन चीज़ों को, है ना। बट कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको एज इट इज़ भी लर्न करना पड़ता है, तो इसे आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं शारदा कानून की। 1930 लॉर्ड इरविन के समय का है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, या तो आप शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे या तो आप वर्ड टू वर्ड कोरिलेट करेंगे। शारदा कानून पहले देख लेते हैं। शारदा कानून में कहता क्या है? शारदा कानून जो है आपका, बालकों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष कर दी गई, ठीक। तो शारदा कानून कब का है? शारदा कानून है आपका 1930 का। शारदा कानून कब का है? 1930 का। अब इसे कैसे याद करेंगे? साईं याद कर लो, साईं, साईं भगवान है ना, तो साईं आप याद कर लो। तो शारदा कानून कब का है? मतलब किसके समय, किसने ये कानून लाया था? लॉर्ड इरविन ने। साई यानी शारदा कानून इरविन के समय का है। तो इस तरीके से भी हम छोटा सा एक शब्द बना के भी किसी भी शब्द को याद कर, देखिए
हमारा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी टॉपिक को याद करना है, उसके पीछे क्या तरीका है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। फिर बात करते हैं हिंदू महिला संपत्ति कानून। ये किसके समय का है? ये है 1937 का और है लॉर्ड ऑकलैंड के। अब देखिए, हिंदू महिला संपत्ति और यहाँ पे ऑकलैंड को आकलन आप कर लीजिए। हिंदू महिलाओं को तो आप जानते ही हैं, हिंदू महिलाएं क्या करती हैं, कोई भी चीज़ खरीदती हैं। मान लीजिए हिंदू महिला है, उसे संपत्ति खरीदना है, जब वो छोटा सा सामान खरीदती है तब तो उसका पूरी तरीके से आकलन करती है ना। इसको हम थोड़ा सा फनी वे में समझ लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, महिलाएं मान लो संपत्ति खरीदनी है या कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसका पहले पूरी तरह से आकलन करेंगी ना, क्या है उसमें, बार्गनिंग करेंगी, उसे देख परख लेंगी, उसके बाद उसे लेती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि हिंदू महिला संपत्ति कानून किसके समय का है? ऑकलैंड। हिंदू महिलाएं संपत्ति ले रही हैं और कैसे उसका पूरा आकलन करके। ठीक, तो इस पर कानून बना, किसने बनाया? लॉर्ड ऑकलैंड के माध्यम से इसमें कानून बनाया गया हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए। ठीक, तो इसको हमने इस तरीके से याद किया। फिर बात करते हैं अगस्त घोषणा की। अगस्त घोषणा है 1940 की, लिनलिथगो के समय की। अब देखिए, अगस्त जो है, अगस्त के यहाँ से आपसे तीन चीज़ें बनती है। एक आपको देगा, उनको हम अलग से बात करेंगे, उसको उनको कभी मैं आपको अलग से क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे आपको अगस्त घोषणा समझना है। आपको तीन फैक्ट याद करने पड़ेंगे। एक होता है अगस्त प्रस्ताव, वो अलग चीज़ है, अगस्त घोषणा और अगस्त क्रांति। यहाँ पर बात अगस्त घोषणा की हो रही है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त घोषणा 1940 की है। अगर हम अगस्त क्रांति की बात करते हैं तो वो आपकी 1942 की है, यानी कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगस्त घोषणा जो हुई थी, इसको आपको कैसे याद रखना है? मैंने आपको तीनों फैक्ट्स बता दिए हैं। एक आपका आता है अगस्त क्रांति के नाम से, एक आता है आपका अगस्त घोषणा के नाम से और एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो जब भी आपसे अगस्त घोषणा पूछेगा आपको 1940 याद रखना है और आपको क्या याद रखना है? लिनलिथगो याद रखना है। अब आप इनके जो वायसराय या गवर्नर हैं इनको कैसे याद रखेंगे कि किनके समय में आई? सबसे पहले तो जो आपकी अगस्त घोषणा थी ये प्रादेशिक स्वशासन के लिए आई थी, प्रदेशों में स्वशासन। ठीक, प्रादेशिक स्वशासन के लिए ये घोषणा की गई थी। अब किसके लिए? तो घोषणा गा, अगर आप ऐसे देखेंगे तो अगस्त घोषणा यानी कि गा, गा के ऊपर ओ है, आपको याद रखना है घोषणा। घोषणा का जो आपके जो गवर्नर होंगे उनमें उनमें भी क्या होता है, ऐसे ही ओ की मात्रा हो, यानी गा के बाद आता है घा, तो गो और घा से घोषणा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बट अगर आप इसको ऐसे याद करना चाहते हैं तो अगस्त यानी कि आग लग गई है, गो यानी भागो, आग लग गई है और ये घोषणा कर दी गई है कि भागो यहाँ से, आग लग गई है, शहर में आग लग गई है और ये घोषणा की गई है कि भागो, गो से आपका लिनलिथगो। तो इस तरीके से आप अगस्त घोषणा को याद कर सकते हैं। फिर आता है आपका वेवेल प्रस्ताव, तो वो लॉर्ड वेवेल के टाइम पे हुआ था, ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और माउंटबेटन योजना वो आपकी, इसको बोलते हैं विभाजन योजना। माउंटबेटन योजना जो कि जो वेवेल प्रस्ताव था, वेवेल प्रस्ताव क्या था? सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना। वेवेल प्रस्ताव क्या कहता है? सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना था, ये वेवेल प्रस्ताव में था। और ये लॉर्ड वेवेल के समय की बात थी। ठीक, तो ये आपको याद करने में भी आसानी होगी, इसके गवर्नर। फिर बात करते हैं माउंटबेटन योजना की, तो ये विभाजन योजना थी। जब आपका विभाजन हुआ था, यानी आपका जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो विभाजन योजना एक लाई गई थी, तो उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने कब की है? 1947 की। तो इस तरीके से हमने ब्रिटिश काल के कुछ प्रमुख कानूनों को देखा, उनसे रिलेटेड जो भी गवर्नर या वायसराय हैं उन्हें याद करने का एक छोटे से ट्रिक के या फिर उसे कोरिलेट करके उसे समझने का प्रयास किया। आई होप आज के बाद आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा आपको ये टॉपिक क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।